So guys, in last session, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने देखा क्या था बेसिकली? उसमें हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था? इफ यू आर रिमेम्बरिंग, क्या देखा था बेसिकली उसमें हम लोगों ने? किसी को याद भी है क्या देखा था हम लोगों ने? किसी को याद भी है क्या देखा था हम लोगों ने? मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं पता नहीं। क्या देखा था कि अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला न्यूट्रल गैस फेज एटम में से, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, इस केस में जो भी एनर्जी आप लोग सप्लाई करोगे, दैट एनर्जी इज नथिंग बट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि यू कैन कॉल इट एज IE1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉजिटिव आयन बना है, इसके ऊपर +1 चार्ज आ चुका है, इस मोनो पॉजिटिव जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डाई पॉजिटिव आयन में, और ये निकाला इलेक्ट्रॉन, ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सेकेंड। एंड अब जो एनर्जी लगेगी उसे कहेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। जब आप लोगों को थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ये जो डाई पॉजिटिव आयन या डाई वैलेंट आयन बना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा थर्ड, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे वो एक्चुअली डाई पॉजिटिव आयन, डाई पॉजिटिव और डाई वैलेंट कैटायन में से निकालोगे, और इस केस में जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। ये है मोनो पॉजिटिव या फिर मोनो वैलेंट कैटायन। इसमें से एक निकाला, डाइवैलेंट बन गया, डाइवैलेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लगी वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एंड इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसको एनर्जी देके थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये बन गया ट्राइवैलेंट आयन। हैव वी गॉट दिस? इन्हें कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन्हें कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, आया ना? यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? यस और नो? यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू आर रिमेम्बरिंग, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू आर रिमेम्बरिंग, कौन नहीं है? आदित्य है, अथर्व है, दीक्षा, दिशा, गौरव, हर्ष, जेनिफर, श्रेयस उपाध्याय, सानिका, श्रेयस उपाध्याय, सानिका, ये दो लोग नहीं है। कुशल भी नहीं है। कुशल है क्या? सर मैं हूँ। कौन? श्रेयस उपाध्याय क्या? श्रेयस उपाध्याय। ओके, श्रेयस हाँ है सर। उपाध्याय। ओके ओके, श्रेयस उपाध्याय कहाँ पे है उपाध्याय श्रेयस, और पादिर भी है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो चलो चलो गाइस, यहां तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इन्हें ही हम लोगों ने कहा था दीज एनर्जीज required to remove electron successively are called as successive ionization
एंथैल्पीज। इन्हें ही कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इन्हें ही कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। करेक्ट, इन्हें ही सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज कहा जाता है। तो अगर इनको सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज कहा जाता है, इनका एक ट्रेंड है या ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ क्या, ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। क्या है ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज? IE3 is greater than IE2 और IE2 is greater than IE1, यानी कि लास्ट वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, एंड वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा ही होती है। क्यों? सक्सेसिवली एक एक करके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाओगे तो और ज्यादा एनर्जी लगती जाएगी, ऐसा इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, अगर एक के बाद एक ऐसा करते करते इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाओगे तो एनर्जी ज्यादा ही देनी पड़ेगी। हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा ही देनी पड़ेगी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा ही देनी पड़ेगी, एक एक करके ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक एक करके ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? एक एक करके ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझा है? यस सर। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट कर लो इस पर्टिकुलर फैक्ट का। क्यों ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ये हम लोग देखेंगे, रीजन देखेंगे। व्हाई मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, व्हाई मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, व्हाई मोर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। सार्थक है क्या? कौन नहीं है? गौरव है, जेनिफर, करण, महक, मानव, ओम, मोहिते, सानिका, शाम्भी है, शिवतेज है, दीक्षा है, दिशा भी है, वह भी है, स्वराज है, दोनों श्रेयस है। अथर्व ढोले का प्रॉब्लम है, वो तो कायम का है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अथर्व ढोले एंड कुशल, एंड कुशल, कोई तो और भी है। कौस्तुभ है क्या? है। सार्थक पाटिल आएगा? हाँ सर। ओके, चलो कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। रब कर देता हूं इस पार्ट को। तो हम लोगों को रीजन ढूंढना है। किसका रीजन? IE3 is greater than IE2 and that is greater than IE1, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 ग्रेटर है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 से, और वो ज्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये हम लोगों को देखना है। इसका मतलब क्या? दैट इज मोर एनर्जी इज
required to remove third electron from an atom या फिर from dipositive atom, dipositive ion of an atom, किसी भी एटम के डायपॉजिटिव आयन में से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी देन एनर्जी required to remove second electron from mono positive ion of an atom and more energy is required to remove second electron किस में से from mono positive ion of an atom then first electron then energy to remove first electron from neutral gaseous atom. न्यूट्रल गैसेस एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल गैसेस एटम में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उससे ज्यादा एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोनो पॉजिटिव आयन में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगी, यानी कि I1 से ज्यादा I2 होगी और I2 से ज्यादा I3 होगी। इसका रीजन हम लोगों को ढूंढना है, इसका रीजन हम लोगों को ढूंढना है। तो चलो यहां तक बात समझ में आ गई, ये ऑर्डर समझ में आ गई है सबको, यस और नो? तो यही रीजन हम लोगों को देखना है। एंड लेफ्ट टू राइट क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है, इतना ही देखना है आज के दिन। कल फिर नया ट्रेंड देखेंगे, कौन सा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। और फिर वैलेंसी तो ऑलमोस्ट सबको पता है, वैलेंसी का ट्रेंड। तो यहां तक बात समझ में आ गई हो तो रीजन बता दूं? यहां तक बात समझ में आ गई हो तो रीजन बता दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रीजन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, when an electron is removed from neutral gaseous atom, इसे न्यूट्रल गैसियस एटम में से क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। इसे न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो होगा क्या? मोनो पॉजिटिव और मोनोवैलेंट कैटायन इज फॉर्म्ड। बराबर। एग्जाम्पल क्या? X इस गैस फेज वाले एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, X का X+ बन गया एंड ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया। यस और नो? आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसे ही आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 कहा है। तो X से X+ बना है, इस X एंड X+ में क्या डिफरेंस है? फटाफट बोलो। X एंड X+ में क्या डिफरेंस है? फटाफट बोलो। अगर डिफरेंस पता चल गया ना, काम हो जाएगा।
डिफरेंस पता चल गया ना, काम हो जाएगा। सर डिफरेंस पता चल गया ना, काम हो जाएगा। क्या डिफरेंस है ये पता चला ना, काम हो जाएगा। सर पहले एक्स में मतलब वो एक एक इलेक्ट्रॉन कम है और दूसरे एक ज्यादा है। दूसरे में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है भाई? कम है सर, कम है। हाँ, तो इस केस में इन न्यूट्रल गैसियस एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बराबर यस और नो, ऐसा होता है यस और नो। यानी कि वी कैन से बैलेंस्ड न्यूक्लियर चार्ज is on outer electron, but on removing one electron and when X plus is formed, जब X plus बनता है तो यही सिचुएशन रहेगी कि अलग सिचुएशन हो जाएगी। जब न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे जब X प्लस था, तो सॉरी X था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल थे क्योंकि न्यूट्रल था। जब X में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के X प्लस बना दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ही रहेंगे क्या? नो सर। आई एम आस्किंग यू, जब न्यूट्रल गैसेस एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इक्वल होंगे ना, यस और नो? इसका मतलब क्या, बैलेंस न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा है इन केस ऑफ न्यूट्रल गैसेस एटम। देयर इज बैलेंस्ड न्यूक्लियर चार्ज, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन का नंबर इक्वल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये X प्लस बना दिया, मोनो पॉजिटिव आयन बना दिया, तो इस X प्लस में आप लोगों को यही सिचुएशन मिलेगी, यही सिचुएशन मिलेगी क्या? फटाफट बोलो। नो X प्लस सर। में यही सिचुएशन मिलेगी, क्या होगा? X प्लस में यही सिचुएशन मिलेगी क्या? फटाफट बोलो, X प्लस मध्ये पण असंच असेल का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स इक्वल असतील का? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, X प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इक्वल होंगे क्या? अरे मी तुम्हाला विचारतोय, आदित्य, अथर्व, दीक्षा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स इक्वल असतील का रे? नो सर। काहीच बोलत नाही, कसं व्हायचं? माझं नाही तुमचं. नो सर। नो सर। इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स इक्वल असतील का? नाही ना? दीक्षा, सानिका, हर्ष, जेनिफर, कौस्तुभ, करण, महक, मानव, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे क्या? यस सर। यस। अरे भाई X प्लस में X प्लस को बनाया कैसे है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाया है X प्लस को, तो X में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो X प्लस में भी इक्वल ही होंगे क्या? अरे इलेक्ट्रॉन निकाला है फिर जाके X प्लस बना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल कैसे हो सकते हैं? तो X प्लस में क्या कम होंगे? X प्लस में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन नहीं निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है। सो इसका मतलब क्या है, इन कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रॉन्स X प्लस में इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जब आप लोग इलेक्ट्रॉन का नंबर एंड प्रोटॉन का नंबर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन चला जाने की वजह से X प्लस में एक प्रोटॉन एक्सेस दिख रहा है, किससे? इलेक्ट्रॉन से। सपोज इसमें 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 11 प्रोटॉन रह गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से एक प्रोटॉन हम लोगों को एक्सेस दिखता है वहां पे, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक्सेस दिखता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। और किसी से हम लोगों ने, किसी न्यूट्रल एटम से हम लोगों ने क्या बना दिया, किसी न्यूट्रल एटम से हम लोगों ने क्या, मोनो पॉजिटिव आयन बना दिया, तो उस मोनो पॉजिटिव आयन में जिससे +1 चार्ज है उस पे हम लोगों को क्या दिखता है, उस मोनो के पॉजिटिव आयन के केस में हम लोगों को दिखता है कि प्रोटॉन एक इन कंपेयर्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, इन कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रॉन
एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, ऐसा दिखता है। एक्चुअली प्रोटॉन उतने ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना, इसकी वजह से हम लोगों को लगता है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग +1 चार्ज देते हैं। तो जब भी मोनो पॉजिटिव आयन बनता है उसमें क्या होता है, इन कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ज्यादा होता है, इन कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। इन शॉर्ट, मोनो पॉजिटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है एंड एक प्रोटॉन ज्यादा होता है। समझ में आ गया? मोनो पॉजिटिव आयन के केस में क्या सिचुएशन होती है, मोनो पॉजिटिव आयन के केस में क्या सिचुएशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के कारण मोनो पॉजिटिव आयन में एक प्रोटॉन ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? समझा सबको? आया ना? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट करो चलो, इसका स्क्रीनशॉट करो चलो फटाफट, डोंट वेस्ट द टाइम, डू टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया सर। सर ठीक है, हो गया? क्या और वेट करूं? शायद से वेट करना पड़ेगा मुझे आपके स्क्रीनशॉट के लिए। आंसर आ गया क्या सर। थोड़े? हाँ बोलो। सर कल आपने वो क्वांटम नंबर्स का लेक्चर लिया था क्या? क्या 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 लिया था मैंने? सर कितने बजे? 7:30 बजे बोला है, 7:30 से 8:30। 7:30 टू 8:30 उनका लेक्चर होता है। ठीक है, रब कर दूं, ये रब कर दूं? यस सर। तो अब मोनो पॉजिटिव आयन के केस में क्या होता है, समझ में आया ना? मोनो पॉजिटिव आयन के केस में क्या होता है, समझ में आया ना? क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है एंड इसलिए हम लोगों को दिखता है कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ज्यादा है, इसलिए तो हम लोग उस न्यूट्रल एटम के ऊपर +1 चार्ज पुट अप करते हैं। तो जब भी ऐसा होगा, क्या ऐसा X+ आप बनाओगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, इसमें सिचुएशन होगी नंबर ऑफ P इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट इसमें सिचुएशन होगी number of protons are greater than number of electron by 1, that is in mono positive ion 1 proton seems दिखता है in excess as compared to remaining less number of electron। बराबर ना? एक प्रोटॉन ज्यादा है ऐसा दिखता है एज कंपेयर टू रिमेनिंग लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनके कंपैरिजन में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, किसमें? मोनो पॉजिटिव आयन में। ऐसा हम लोगों को दिखता है। समझ में आ गया? आया ना? समझ में आ गया? यस सर। तो अगर ये सबको समझ में आ गया है, ये सबको समझ में आ गया है, तो अब आप लोग मुझे ये बता दो कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो उतने ही है, दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज सेम ही है, न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, बट नाउ इन X+ यानी कि इन मोनो पॉजिटिव कैटायन, इन मोनो पॉजिटिव कैटायन सेम न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग ऑन, वो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? सेम न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग ऑन किसके ऊपर? सेम न्यूक्लियर चार्ज इज एक्टिंग ऑन किसके ऊपर?
लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर ना। कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन तो आप लोगों ने निकाले नहीं, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन निकाला है। सो जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर उतने ही प्रोटॉन्स का चार्ज एक्ट कर रहा है, यानी कि मोनो पॉजिटिव कैटायन के केस में सेम न्यूक्लियर चार्ज, नाउ इट इज एक्टिंग ऑन लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हैव यू गॉट दिस? कुछ समझा? कुछ समझा कि यस नहीं सर। गाइस? कुछ समझा? नहीं समझ में आया? यहाँ पे लिखता हूं, समझे सर। मोनो पॉजिटिव आयन X प्लस के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस उतने ही है, कितने? न्यूट्रल एटम जितने, यानी कि क्या? यानी कि न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, लेकिन वही न्यूक्लियर चार्ज अब कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या एक्ट हो रहा है। समझ में आया? वही न्यूक्लियर चार्ज अब कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा है। अरे कुछ समझा? एक्चुअली प्रोटॉन्स उतने ही है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है जितना किसमें है? न्यूट्रल एटम में सर। हाँ, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स है, यानी कि न्यूट्रल एटम में जितना न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से मोनो पॉजिटिव कैटायन के केस में, मोनो पॉजिटिव कैटायन के केस में उतना ही न्यूक्लियर चार्ज कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा है। समझ में आया? कुछ समझ में आया यस सर। गाइस? कुछ समझा कि नहीं? यस सर। अरे समजलं का सगळ्यांना? आय एम आस्किंग एव्हरीवन. कौस्तुभ, sir. शिवतेज, काही समजलं का? शामवी काहीच बोलत नाहीये. जेनिफर कुछ समझा क्या रे? यस सर समझा. अथर्व, आदित्य आजच आलाय, 5 दिवसातनं गायब होतो, 5 दिवसानंतर उगवतो. आदित्य ढवळे, त्याला सांगा रे रेग्युलर करा. आदित्य ढवळेचा कोणी मित्र असेल तर त्याला सांगा रेग्युलर करायला. टाइमपास करतो आदित्य ढवळे खूप मुद्दामून. तनय समझ में आया? स्वराज, श्रेयस कुछ समझ में आया? शिवतेज, Yes, sir. शामवी कुछ समझ में आया? यस सर. वैभवी, हर्ष, गौरव, अरे गौरव काहीतरी बोल. झोपला का काय? दीक्षा, दिशा, दोनों श्रेयस, कौस्तुभ, करण, महक, यस सर. अरे कुछ समझा कि नहीं भाई? श्रेयस उपाध्याय, श्रेयस पादी, स्वराज, अरे काहीतरी बोला. सर समझा. दोन्ही श्रेयसला सांगा बोलायला. झोपेतच आहेत वाटतं अजून. सानिका, काही समजलं का रे सानिका? Yes, sir. गाइस चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट. कुछ भी बोलते नहीं हो, थोड़े ही लोग बोलते हैं. चलो फटाफट. चलो फटाफट कर लो. सर हो गया. करण हो गया? किसी का ऑफलाइन नहीं शुरू हुआ ना? ऑफलाइन नहीं शुरू हुआ ना अभी तक किसी का? मेरी फिजिक्स की क्लासेस चालू है, बट आप जब ऑफलाइन केमिस्ट्री का स्टार्ट करोगे ना तब फिर मैं फिजिक्स का करूंगी, बिकॉज आप और उनका थोड़ा नजदीक नजदीक ही है ना. हाँ मतलब तब करेगी तू, मतलब जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा. हाँ, लेकिन वो शिंदे सर के पास. अपना तो मॉर्निंग में है ना? तो आप शाम में अवेलेबल नहीं रहते क्या? शाम में लेक्चर मतलब क्या कि शाम का लेक्चर जो है ना
वो उन लोगों का चलेगा ना, मतलब हम लोग शाम को ही ले सकते हैं, लेकिन शाम को भी ये टाइम लेना पड़ेगा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो तुझे मतलब क्या कि 2 टाइम आना पड़ेगा क्या सर का, शाम को ही क्या? हाँ सर, शाम में ही लेते। तो सर ऑनलाइन नहीं लेते क्या? ऑनलाइन भी ले रहे वो, लेकिन वो बोल रहे कि ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। वो बायोलॉजी के सर आने वाले ना यहाँ पर, तो ओके जब वो आएंगे तब ऑफलाइन भी मतलब स्टार्ट है उनका, लेकिन मैं नहीं जाती। ओके ठीक है, चलो मॉर्निंग को ही, मतलब महक अगर मॉर्निंग पॉसिबल है तो मॉर्निंग को ही आ जा। हाँ देखते हैं। चलेगा। चलो गाइस, स्क्रीनशॉट हो गया सबका? हो गया सर स्क्रीनशॉट हमारा सबका? कॉलेज स्टार्ट हो गया ऑफलाइन कब है? आज। नहीं नहीं, कब है, कितनी बजे होता है? सर 12 बजे होता है। हाँ जाने दे, तो सवेरे अपना हो सकता है, सवेरे 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 लेक्चर हो जाते हैं रे। शाम को, शाम को इवनिंग के टाइम को आओ ही मत। क्यों? क्योंकि जिनको पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए ले लूंगा, लेकिन क्या है कि इवनिंग के टाइम में दिक्कत हो जाएगी आपको। कैसे दिक्कत होगी? इवनिंग के टाइम में दिक्कत कैसे होगी? क्योंकि बारिश आएगी ना, तो 8:30 बजे से पहले आप लोग चले जाओगे, मतलब 8:30 बजे से पहले आपको जाना पड़ेगा, इसलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। चलो स्क्रीनशॉट हो गया ना, रब कर देता हूं। तो अब ये मोनो पॉजिटिव आयन के केस में ये चीज है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट हो गया ना। तो अब लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एक्ट हो रहा है, उतना ही न्यूक्लियर चार्ज लेकिन कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इसका मतलब क्या, जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, रिमेनिंग लेस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा या नहीं करेगा। कम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब ज्यादा चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लिखता हूं, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज on remaining electron is more, therefore those remaining electrons are more tightly held, या फिर more tightly held या फिर attracted, more tightly held और attracted by nucleus। न्यूक्लियस उनको और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, किनको, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन becomes difficult and more energy is required and therefore आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। समझ में आ गया? जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको न्यूक्लियस अब क्या करेगा, स्ट्रांगली पुल करेगा, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन तो कम है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही न्यूक्लियर चार्ज एक्ट होने की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा चार्ज सहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा चार्ज सहना पड़ेगा, तो वो ज्यादा टाइटली एंड ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे, यानी कि न्यूक्लियस उनको मोर स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा, तो और ज्यादा एनर्जी लगेगी इसके लिए, उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, एंड इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से क्या होती है, ज्यादा, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी पहले इलेक्ट्रॉन से। समझ में आ गया? अभी गॉट दिस? कुछ समझा रे? यस सर। अभी गॉट दिस? कुछ समझा? यस सर। कुछ समझा? चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, यही समझाता हूं फिर। आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 से क्यों ज्यादा होती है? संस्कृति नहीं है क्या आज? क्या हुआ?
चलो स्क्रीनशॉट कर लो, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लो, ये एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पे। हो गया? बता दो फटाफट। हो गया? यस और नो? यस सर। चलो रब कर देते हैं, रब कर दूं? हाँ सर। तो अब I2 के बारे में भी यही देखेंगे, I2 के केस में क्या होता है वो देखेंगे। एंड फिर कल तो या आज ही कुछ ट्रेंड की बात करेंगे, सिर्फ ओरली बात करेंगे। कल मैं आपको ट्रेंड क्या विद एग्जांपल विद वैल्यूज आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इस वीक में हम लोगों का पढ़ा के सब खत्म, पढ़ा के सब खत्म। तो चलो जरा ध्यान दो। अब देखो, इन केस ऑफ डाई पॉजिटिव आयन, इन केस ऑफ डाई पॉजिटिव आयन और डाईवैलेंट कैटायन, डाई पॉजिटिव आयन या डाईवैलेंट कैटायन के केस में क्या होता है, कैसे बनता है डाई पॉजिटिव कैटायन? जब मोनोवैलेंट कैटायन में से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या करो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, तब जो एनर्जी लगेगी उसे ही कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो अब इस केस में क्या होता है, when one electron is removed from monovalent cation, डाइवैलेंट बनता है, डाइवैलेंट कैटायन बनता है और उसमें से बराबर ना, बराबर ना। एंड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम monovalent cation, one electron from monovalent cation, more energy is needed and therefore IE2 is greater than IE1। ये कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था कि नहीं निकाला? यस और नो? क्यों? इस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है या ना? इस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है या ना? तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं? यस और नो? ये डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है अभी जस्ट? अरे ये डिस्कशन हम लोगों ने अभी जस्ट किया है कि नहीं किया है? हाँ सर। यही डिस्कशन किया ना हम लोगों ने। पहले मैंने आपको बताया कि मोनोवैलेंट कैटायन बनता कैसे है और उस मोनोवैलेंट कैटायन में क्या सिचुएशन है, एंड उस मोनोवैलेंट कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है, ये हम लोगों ने देखा। और वही प्रोसेस यहाँ पे बताई है कि मोनोवैलेंट कैटायन से डाइवैलेंट बनाना है हम लोगों को, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो क्या होता है, एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इसका रीजन तो पहले ही दे दिया ना, इसका रीजन तो पहले ही दे दिया ना मैंने, हाँ या ना? अरे याचं रिझन पहिल्यांदा सांगितलं ना मी। याच्या केस मध्ये काय सिच्युएशन असते ते सांगितलं नाही का इकडच्या साईडला? हो सर. अरे आठवतंय का, मी आत्ता झालं आपलं हे, हा कसा बनतो ते सांगितल्यानंतर ना याच्यामध्ये काय सिच्युएशन असते आणि म्हणून सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करताना जास्त एनर्जी का लागते आणि IE2 IE1 पेक्षा जास्त का असते, हे झालंय का आपलं आत्ता जस्ट? अरे आठवतंय का? इसका रीजन अभी बताया मैंने। अरे मी काय विचारतोय, इसका रीजन अभी बताया मैंने, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। तो अब ये जो डाई पॉजिटिव बना है उससे एक निकालना है, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरऑल निकालना है। इन केस ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन और ट्राईवैलेंट कैटायन, ट्राई पॉजिटिव आयन या ट्राईवैलेंट कैटायन के केस में, ट्राई पॉजिटिव आयन या ट्राईवैलेंट कैटायन के केस में क्या होता है देखो जरा। X2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के
क्या करना पड़ता है, X2 प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, X प्लस 3 यानी कि क्या, ये ट्राइवैलेंट कैटायन बना है, तो इस डाइवैलेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है. सो इन when an electron is removed from divalent cation, then trivalent cation यानी कि ये थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, is formed. बट इस डाइवैलेंट कैटायन में तो +2 चार्ज है, इसके ऊपर तो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसमें 2 प्रोटॉन ज्यादा है. इन केस ऑफ X+2 का मतलब डाइवैलेंट कैटायन, X+2 2 protons seems excess than electron. 2 प्रोटॉन एक्सेस है एज कंपेयर टू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखता हूं, एज कंपेयर टू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन. इसमें जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके कंपैरिजन में 2 प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि 2 प्रोटॉन का एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को सहना पड़ेगा. यस और नो, 2 प्रोटॉन का एक्सेस न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को सहना पड़ेगा, मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, इससे भी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन इसमें अट्रैक्टेड होंगे, तो इससे भी स्ट्रांगली इसमें अट्रैक्टेड है, तो इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 या IE3 ज्यादा ही होगी, किससे, IE2 से. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, आया ना, अरे कळलं का काही. याच्यामध्ये काय सिच्युएशन होती, एकच प्रोटॉन एक्सेस होता, याच्यामध्ये अट्रॅक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वरती जास्तच होतं, म्हणून दुसरा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जास्त एनर्जी लागली, पण याच्यापासून जेव्हा हा बनला डाय पॉझिटिव्ह आयन, त्याच्यामधनं थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायचा, त्याच्यामधनं काय रिमूव्ह करायचा आहे, हा थर्ड इलेक्ट्रॉन, आणि मग याच्यामधनं थर्ड इलेक्ट्रॉन जर रिमूव्ह करायचा आहे कोणामधनं, या डाय पॉझिटिव्ह मध्ये, याच्यामध्ये तर 2 प्रोटॉन एक्सेस आहेत ना, याच्यामध्ये एकच प्रोटॉन एक्सेस होता, याच्यामध्ये तर 2 प्रोटॉन एक्सेस आहे, म्हणजे या केसमध्ये डायव्हॅलेंट कॅटायनच्या केसमध्ये जास्त प्रोटॉन्स एक्सेस आहेत ऍज कम्पेअर टू इलेक्ट्रॉन, म्हणून याच्या केसमध्ये काय, याच्या केसमध्ये अजून जास्त एनर्जी लागेल का, याच्यामध्ये 2 प्रोटॉनचा पॉझिटिव्ह चार्ज अजून कमी इलेक्ट्रॉन झाले, 2 प्रोटॉनचा पॉझिटिव्ह चार्ज अजून कमी इलेक्ट्रॉनला सहन करावा लागतोय, म्हणजे जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आहेत, याच्यामध्ये जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांना खूप जास्त न्यूक्लियर चार्ज एक्सपिरियन्स करावा लागतोय, म्हणजे याच्यामध्ये जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते अजून स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड आहे, याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जेवढे स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड होते त्यापेक्षा पण जास्त इलेक्ट्रॉन इथे स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड आहेत, म्हणून याच्यामधनं थर्ड इलेक्ट्रॉन काढायचं असेल अजून जास्त एनर्जी लागेल, म्हणजे याच्यापेक्षा पण जास्त एनर्जी थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करायला लागेल. कळलं का, कळलं का. हो सर. गाइस हैव यू गॉट दिस. यस सर. अरे हे समझलं का. हाँ सर. यस सर. समझते का शामवी, समझ में आया कुछ, स्वस्तिक तनय कुछ समझा, वैभवी कुछ समझा रे. यस सर. तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी मैंने अभी बोला इसमें ज्यादा चार्ज है, ज्यादा चार्ज एक्सपीरियंस करना पड़ता है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो सब मैं लिख के दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट. चलो डू टेक द स्क्रीनशॉट. सानिका कळते का, सानिका, सानिका आर यू देयर. यस सर. हाँ चलो स्क्रीनशॉट करो सानिका. सानिका सायली काल बसली आज नाही बसली रे, एक दिवस बसलं एक दिवस नाही बसलं तर कसं काय कळणार. ठीक आहे, आय थिंक, काय म्हणली, कोण, सायली, सायलीला तू रेफरन्स दिला होता ना, सायली की मृदुला. नाही सर, ती मृदुला आहे. ओके, ती एक दिवस बसली आणि दुसरे दिवस बसली नाही असं नाही हो, म्हणजे तिला जमणार नाही ना रे. मग लेट इट बी, जाऊ दे. काय होतं मधनं आले तर त्यांना असाच प्रॉब्लेम येईल, त्यांना 1-2 दिवस 3 दिवस बसावं लागेल ना, त्याच्याशिवाय तर समजणार नाही. चला गाइस स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. डू टेक द. आणि सानिका थँक्यू फॉर द रेफरन्स. चला स्क्रीनशॉट घेऊन टाका. झालाय का स्क्रीनशॉट. हो सर. रब करू का.
हो सर। चलो रब कर देते हैं, ठीक है। अब इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखता हूं मैं। Therefore इसी का एक्सप्लेनेशन है, remaining electrons of X2 plus have to experience more nuclear charge and therefore remaining electrons are more strongly attracted by nucleus and therefore more energy is required. More energy is required to remove third electron. Therefore, IE3 is greater than IE2. कर लगा? समझ लगा रे? Guys, have you got this? Yes, sir. सबको समझा? ये सबको समझा? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा और सेकंड फर्स्ट से ज्यादा। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? कर लो स्क्रीनशॉट। इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। आई होप यू हैव गॉट दिस। लगता है कि ये समझ में आ गया। आई होप यू हैव गॉट दिस। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये समझ में आया होगा। तो अब आपको एक बात ये बतानी है कि सैटरडे के दिन पिछले टेस्ट का जो 5-6 डाउटफुल एमसीक्यूज थे, कौन सी टेस्ट के अभी जो हुई है लास्ट सैटरडे को, उसके जो डाउटफुल एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज का डिस्कशन यानी कि डाउट सेशन होगा सैटरडे को, किसी भी हालत में सैटरडे को शाम को होगा। एंड मंडे को नहीं, कब कर सकते हैं? मंडे को नहीं, लेकिन कब कर सकते हैं? आई थिंक संडे को। अगर आप लोग हो तो संडे को या सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कौन सी टेस्ट लेंगे? फुल सिलेबस टेस्ट। तो 2 शिफ्ट में टेस्ट लेंगे। चाहे तो आप लोग क्या करो, मैं फिगर आउट करता हूं कैसे किया जाए। क्लास पे आके टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? क्लास पे आके 2 शिफ्ट में आके आपको टेस्ट देनी है। कौन सी टेस्ट? सब्जेक्टिव टेस्ट। चलेगा ना गाइस? Yes. चलेगा क्या? अरे क्लास पे आके दे सकते हो क्या टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट? सर संडे को ना? हाँ संडे को, सैटरडे को। सर संडे को चलेगा ना? ठीक है, संडे को ही 2 शिफ्ट में करते हैं, डोंट वरी। मैं बता देता हूं, सबके ओपिनियन लेंगे। संडे को पहले 5-7 लोग सीक्वेंस वाइज, 5-7 लोग क्या करें, इस टाइम में आ जाए, 5-7 लोग उस टाइम में आ जाए, 5-7 लोग और एक टाइम में आ जाए। ऐसा करके 3 घंटे में 6-6, 7-7, 7-7, 8-8 लोगों का टेस्ट ले लेंगे। और क्या करेंगे, 8-8 लोगों का टेस्ट 1 घंटे के बाद ले लेंगे और 25 मार्क्स का टेस्ट लेंगे। चलेगा ना? चलेगा? हाँ सर। ओके विद दैट? कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का टेस्ट सब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। सिंपल क्वेश्चंस होंगे। एक आपको मैं क्या देता हूँ, एक आपको मैं थोड़ी सी क्वेश्चन बैंक देता हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? सर थ्योरी पेपर होगा ना? पर अबे सब्जेक्टिव का मतलब क्या है रे? ऑब्जेक्टिव थोड़ी कहा मैंने, 3 बार सब्जेक्टिव कह रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव गाइस? सर सब्जेक्टिव का मतलब ही theory है, ठीक है गाइस? सब्जेक्टिव पेपर में कह रहा हूँ यानी कि थियरी ही कह रहा हूं मैं, एमसीक्यू नहीं कह रहा हूँ।
चलेगा? Yes, sir. एवरीवन इज फाइन विद दैट? यस सर। अभी कुछ भी बोले नहीं जा रहे हो, आपका Yes. घसा सूख गया है क्या? आई एम आस्किंग यू सेम क्वेश्चन थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड यू आर नॉट आंसरिंग एनीथिंग। क्यों रहा है ऐसा? एवरीवन इज फाइन ना? हाँ कह दो, जिसको प्रॉब्लम Yes, है ना sir. वो ना कहे, फटाफट बोलो। हाँ सर। अबे बाकी सो गए क्या? शामवी, वैभवी, अरे बोला काहीतरी, पटर पटर नका करू, एकमेकांमध्ये माझ्याशी बोला। आई एम आस्किंग यू गाइस। येस सर, येस सर. कुछ भी बोलते नहीं है, एक ही चीज 4 बार पूछनी पडती है। शुद्ध मराठीत विचारतो आता, संडेला 1-1 तासाच्या स्लॉटनी आपको आपका टायमिंग बता दिया जाएगा। टाइम तुम्हाला सांगितला जाईल 9 ते 10, 10 ते 11, 11 ते 12 कुणी यायचंय त्या वेळेत येऊन थिअरी टेस्ट तुम्हाला क्लासवरती येऊन प्रत्यक्ष देता येईल का? येस सर. हाँ, डिपेंड्स ऑन टाइम नहीं। किसको डिपेंड्स ऑन टाइम है? किसको टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है? मेरा सर, क्या टाइम, तुझे क्या टाइम है? मेरा चर्च 8 से 12 तक मैं चर्च में ही रहती संडे को। तू 7 से 8 दे दे, चलेगा तुझे? हाँ मतलब 8 बजे निकलना पड़ता है ना इधर से रेडी होके। फिर कैसे चलेगा रे? ठीक है, 12 बजे तक तो मुझे क्लास में ही रुकना पड़ेगा। 12 बजे के बाद कहाँ पे आएगी तू? ठीक है, चलो देखते हैं बाकियों को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं पता नहीं। चलो ये स्क्रीनशॉट हो गया है सबका, ये समझ में आ गया। कल इसके ट्रेंड्स सिंपल है, कल इसके ट्रेंड्स, इसमें कुछ एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन मैटर करते हैं। एक्सेप्शन इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड देन इफ टाइम परमिट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता दूंगा। तो कल इसके ट्रेंड्स होंगे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस नहीं करेगा। जिन्होंने मिस किया है उनको फोन करके बोल दो, ठीक है? चलो, एंड दूसरी चीज, जिनका भी सेकंड इंस्टॉलमेंट रहा है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट रहा है, वो 1-2 दिन में 3 दिन में क्या करे, सेकंड इंस्टॉलमेंट भर दे, ठीक है? बाय एवरीवन। सर, हाँ सर आपने कल पूरा क्वांटम नंबर्स पढ़ाया था क्या कल के लेक्चर में? अबे स्टार्ट किया है रे, एक दिन में कैसे पढ़ाएगा? हाँ सर ठीक है। चलो ठीक है, वो सब जो बच्चे हैं वो बाहर से आए हुए हैं, डिफरेंट क्लासेस के हैं, अहमदनगर के ही है, 12th के हैं, लेकिन उनको 11th का भी सिलेबस पढ़ाना है बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट। तो ये जो रिवीजन बैच है वो उनके लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो उनके जो पहले 4 या 5 लेसन है उनका पीरियोडिक टेबल भी लेना है, केमिकल बॉन्डिंग भी लेना है, एंड उनका जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन भी लेना है, जो आपका भी लेना है, ठीक है? तो क्या करना है आपको, उनके साथ बैठना हो तो भी बैठो, आपका सिलेबस उनसे आगे है, लेकिन उनके 5 ही लेसन लेने हैं मुझे। कौन से लेसन लेने हैं? 5। कौन से लेसन लेने हैं? 5। तो उनको पीरियड टेबल पढ़ाने के बाद डायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा। आपको रेडॉक्स पढ़ाने वाला हूँ, उनका केमिकल बॉन्डिंग होने वाला है। तो आपको बैठना हो तो बैठो, ना बैठना हो तो ना बैठो, क्योंकि 4-5 लेसन के बाद उनका 12th शुरू होने वाला है। उनका कमिटेड सिलेबस उतना ही है, सारे पूरा 2 साल का उनको पढ़ा नहीं सकता मैं, क्योंकि टाइम 6 महीने ही है। तो 6 महीने में उनको जितना पढ़ा सकता हूँ उनको मैंने बता दिया है। तो वो 12th वाले बच्चे हैं, लेकिन उनको 11th पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को बैठना है तो बैठो। समझ में आ गया? समझ में आया सबको? क्या यस सर? सर. 7:30 से 8:30 बजे तक होता है। लिंक लिंक सेम है, सब सेम है। तो क्वांटम नंबर्स उनका पढ़ा रहा हूँ जिसमें आपकी रिवीजन हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम उनको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन उनको स्पीडली पढ़ाऊंगा। उनके लिए इतना टाइम नहीं लूंगा, आपको एक चीज सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यू आर बिगिनर। उनको इतने सिंपल तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, उनको थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा, फटाफट। इतना नहीं कहूंगा थर्ड के लिए। सेकंड के लिए जो एप्लीकेबल है वही लॉजिक थर्ड के लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड के लिए एप्लीकेबल है, तो उनको डायरेक्टली बोल दूंगा एंड रीजन शॉर्टली बोल दूंगा। ये जो आपको पूरा 1 घंटे में पढ़ाया उनको 20 मिनट्स में पढ़ाऊंगा और आगे जाऊंगा। समझ में आ गया? तो उनका थोड़ा स्पीडली होने वाला है। तो अगर आपको ये भी पता चल चुका है तो आपका तो रिवीजन हो जाएगा, तो एटलीस्ट 2 लेसन के लिए आप बैठ भी सकते हो, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। एंड Yes, उनको sir. पूछना नहीं है मैसेज करके कि वो कहाँ के हैं। मैंने ही बता दिया कि कुछ समर फ्रॉम वो कौन सा क्लास पीसीबी के लिए नगर में बहुत उसका मतलब चल रहा है, वो सब ग्रुप क्लासेस के बच्चे हैं जो यहाँ पे वहां पे जाते हैं। तो
उन बच्चों का ही मतलब रोना है, हमेशा रोना होता है कि केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं आ रहा है। तो अब जग चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि उनको मतलब ठीक से केमिस्ट्री नहीं आता है, इसलिए दे केम टू मी, उसमें से कुछ पहचान के हैं, इसलिए उनका बैच मैंने सेपरेट कर दिया और उनका ले रहा हूँ। समझ में आ गया? नहीं तो क्लास में आके उनको मैसेज करोगे कि सर आप कौन से क्लास के हो, वहां पे क्या हो रहा है, अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपना काम क्या है, रिवीजन। तो ठीक है, क्योंकि वो 12th के बच्चे हैं। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। यस Thank सर, थैंक यू सर। हाँ, बाय बाय एवरीवन।